सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी का एग्जाम हमारा चल रहा है। यह एग्जाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो चुकी है। अब कमर कस लीजिए, वो समय आ गया है जब आपको बेल्ट की नौकरी लेनी है। लेकिन एसएससी जीडी का एग्जाम जो बच्चों की चाहना होती है कि नहीं हमें तो एसएससी जीडी में ही जाना है, उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमने यूपी पुलिस में जो पढ़ाया डिट्टो वही आया, हम एसएससी में जो पढ़ा चुके हैं या पढ़ा रहे हैं डिट्टो वही प्रश्न आएंगे। मैं आपको इसमें कुछ टिप्स के साथ साथ आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात कराऊंगा। इसी पढ़ाई की पंचायत के जो आपके प्लेटफॉर्म पर ये कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। हड़प्पा नगरों में दुर्ग की किस दिशा में बने होते थे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैं आपको लेकर आया हूं। साथ ही कुछ टिप्स बताऊंगा आपको बड़े महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम के लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न जो दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे बहुत सारे प्रश्न डिट्टो इसी अंदाज में हमारा पेपर बन रहा है, इसी अंदाज में हमारा पेपर आ रहा है। मैथ वाला पार्ट, रीजनिंग वाला पार्ट, जीएस जीके वाला पार्ट जो हमने यूपी पुलिस में कराया या एसएससी जीडी में कराया, बहुत सारे मॉक टेस्ट हमने पीछे आपको दिए। सारे विद्यार्थीगण उन पुराने मॉक टेस्ट को देखकर जाइए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस पढ़ाई की पंचायत के प्लेटफॉर्म पर, इस करियर प्लस पर आपको वही पढ़ाया है जो एग्जाम में आया है। कितने सारे विद्यार्थियों ने हमसे शिकायत की कि सर ऑनलाइन में तमाम लोगों ने पढ़ाया लेकिन बिल्कुल कोई पार्ट नहीं आया। हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, हमें अपने आप से मतलब है कि हमने जो ऑनलाइन पे पढ़ाया डिट्टो आपको वही आया। आप पुराने पेपर मिला लीजिए, हमारे मॉक टेस्ट मिला लीजिए, और अब जो मैं कराने जा रहा हूं आज से नए अंदाज में कुछ टिप्स भी बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से पेपर देना है और पेपर किस प्रकार का आ रहा है वो आपको बताएंगे अगले कुछ वीडियोज में। हमारे मैथ वाले हैरी सर, हमारे रीजनिंग वाले आपके दीपक सर, हिंदी वाले सर, ये लगातार आपके साथ जुड़ेंगे, लगातार आपसे मिलेंगे। ट्रिक्स के साथ साथ विस्तार से अपने विभिन्न पहलुओं पर विश्लेषणात्मक और ट्रिक के साथ आपको बहुत संक्षिप्त अंदाज में इस प्रकार बताएंगे कि किसी बड़े प्रश्न को कैसे जादुई अंदाज में किया जाता है। वो अजब गजब क्लास होंगी आपके लिए जो आपके बीच में आने वाली है। फिलहाल मैं आपके बीच में पुनः इन कुछ प्रश्नों के साथ और एसएससी जीडी के लिए कुछ टिप्स के साथ उपस्थित हुआ हूं। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हमने जो यूपी पुलिस के लिए मुहिम चलाई थी, आपने जो मुहिम चलाई थी, जो संघर्ष किया था, आपका फलीभूत हुआ। आप उस सबके लिए बधाई के पात्र हैं। ईश्वर भी आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। आप सबके लिए सफलता की कामना करते हुए ये पहला प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप सबका ध्यान स्क्रीन के ऊपर होगा, ये रहा। हड़प्पा नगरों में यहां से दुर्ग किस दिशा में बने रहते थे। ये दुर्ग की बात कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसके दुर्ग हैं जो आपके फोर्ट हैं वो किस दिशा में बने होते थे। क्या ये पश्चिम में होते थे, क्या ये उत्तर में होते थे, या दक्षिण में होते थे, या पूर्व में। आपको जानना चाहिए इस हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका सामान्य जो कालक्रम है, जो टाइम है, वो 2500 ईसा पूर्व से यहाँ पर वो 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ पर ईसा पूर्व माना जाता है। ये वाला जो टाइम पीरियड है इस पर बात आगे करेंगे आपसे। 2500 1500। हम यहाँ कार्बन डेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ वैज्ञानिक विधि की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरली बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसका विकास प्रारंभ में सिंधु घाटी, सिंधु नदी और सहायक नदियों पर हुआ। इसके जो दुर्ग टीले हैं वो पश्चिम दिशा में बने हुए थे। कहां बने हुए थे? एक सारे दुर्ग टीले ये पश्चिम दिशा में बने हुए थे, यानी कि ये वेस्ट में बने हुए थे। जबकि जो पूर्वी वाला भाग है वो आपका पूर्वी टीला कहलाया, जहां पर सामान्य लोग रहा करते थे, ऐसा माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पश्चिमी दुर्ग पर जो पश्चिमी टीला होता था वहां शासक वर्ग के लोग रहा करते थे, और जो पूर्वी क्षेत्र था, जो पूर्वी नगर था, वहां सामान्य जन रहा करते थे। ध्यान देंगे आपको यहां पर जो पूर्वी टीला था, जो पूर्वी टीला है यहां पर, इसको यहां पर कौन रहता है? आपके सामान्य जन, सामान्य जन यहां पर। और जो हमारा पश्चिमी टीला है, कौन सा? पश्चिमी, यहां पर आपके संभवतः शासक वर्ग रहता है। कौन रहता है यहां पर? शासक वर्ग रहता है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ए सही उत्तर है। रटकर जाएंगे, मैं पुनः बता देता हूं। इसी प्रकार का पेपर हमारे एग्जाम में आ रहा है, ऐसा ही प्रश्न बनने वाला है, इस पर निगाह बनी रहेगी आप लोगों की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र हड़प्पाई शहर है जहां रेडियल सड़कें, क्या चीज? जहां की सड़कें रेडियल अंदाज में है। इसको आप देख लेंगे यहां से। क्या वो चंद्रदुर्ग में है, क्या बनावली में है, क्या कालीबंगा में, या लोथल में? ये सारे चारों साइटें, जो चारों स्थल हैं, ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वो रेडियल सड़कें पूछ रहा है आपसे। कौन सी पूछ रहा है? रेडियल सड़कें। तो ये बनावली में, कहां पर है? ये बनावली में कैसी सड़कें हैं?
सही उत्तर इसका बी है। जो बनावली है, यहां पर रेडियल सड़कें बनी हुई थी। चनुद्रो है, यहां से मनके बनाने का एक कारखाना मिला है, मनके की फैक्ट्री मिली है यहां से, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले, जुते खेतों के प्रमाण मिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लोथल से एक डॉक यार्ड यहां से, यानी कि इसका मतलब होता है यहां से बंदरगाह, सी पोर्ट कहते हैं, बहुत बड़ा डॉक यार्ड मिला है। और बनावली की खोज है वो R.S. बिष्ट ने करी है। किसने करी? R.S. बिष्ट ने करी है। यहां से इनका नाम है R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी है आपके। और ये दया नदी किनारे, कौन सी नदी किनारे? ये दया नदी यहां मानी जाती है आपके, ऐसा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऐसे बहुत सारे दया नदी नहीं, यहां पर थोड़ा सही कर लेंगे इसको। ये हिसार जिले में, कौन जिले में? ये हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में, यहां पर हरियाणा में पड़ता है आपके, थोड़ा सही कर लेंगे इसको। ये हरियाणा में पड़ता है ये, हरियाणा के हिसार जिले में इसकी खोज हुई है। यहां से मिट्टी का एक हल मिला, यहां से मिट्टी का एक हल मिला है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन आएगा मिट्टी का हल कहां से मिला है, तो आप बताएंगे बनावली से मिला है। किसने खोजा है इसको? तो R.S. बिष्ट ने खोजा है। कहां से? हरियाणा के हिसार जिले से इस तरह की खुदाई हुई है वर्ष 1974 में। यहां पर ये आप डेट अगर लिखना चाहें तो ये वर्ष 1974 में खोज हुई है आपके। और उत्खनन जो कार्य करवाया वो R.S. बिष्ट ने करवाया, यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया। बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। यहां से अगला प्रश्न है हमारे यहां से, 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के हिस्सों पर शासन करने वाले पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना किसने करी है? ये कुब्ज विष्णुवर्धन ने, इंद्रवर्मन ने, विजयादित्य ने या जयसिंह ने? तो आपको जानना चाहिए पूर्वी चालुक्य, चालुक्यों को पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य और आपके चालुक्य। तो इसकी स्थापना कुब्ज विष्णुवर्धन के द्वारा की गई है आपके। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। कुब्ज विष्णुवर्धन चालुक्य वंश के शासकों द्वारा दक्षिण भारत में जो विकास किया गया, चालुक्यों का जो वास्तुकला है वो अपने आप में अद्भुत रही है। और आप जानते हैं चालुक्य वंश के शासक बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं हमारे यहाँ पर। और बादामी के चालुक्य जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, क्या नाम बोल रहा हूं? पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया नर्मदा नदी के तट पर। ये पूर्वी चालुक्य हैं और वो आपका बादामी के चालुक्य हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण था हमारे लिए। इन सब के बारे में रट के जाएंगे यहां से। इस सीरीज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सुल्तान ने तांबे के सिक्कों को अधिकाधिक मुद्रा के रूप में, अधिकाधिक है कहा यहां पर, मुद्रा के रूप में जारी किया। किसको? तांबे के सिक्कों को। फिरोज तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर इल्तुतमिश ने? इनमें से कौन सा शासक रहा है जिसने तांबे के सिक्कों को बहुत बड़ी मात्रा में जारी करवाया आपको? तो आपको जानना चाहिए हमारे यहाँ पर ये आधिकारिक मुद्रा के रूप में, यानी दिल्ली के सुल्तान में तांबे सिक्कों को जारी कराने वाला कौन शासक है? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या उत्तर है इसका? मोहम्मद बिन तुगलक आपके सही उत्तर है। इसको रट कर जाएंगे यहां से। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि वो पूछ रहा है आपके तांबे के सिक्कों को बड़ी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर। आपको यह भी जानना चाहिए हमारे यहाँ अरबी पद्धति पर आधारित तांबे के सिक्के और तांबे का जीतल है, और जो चांदी का सिक्का है हमारे यहाँ पर टका। तो चांदी का टका और तांबे का जीतल कौन लेकर आया? इल्तुतमिश लेकर आया। लेकिन हमारे यहाँ पर एक मुद्रा चला करती थी तांबे के सिक्के के तौर पर। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने के सिक्के जारी किए तांबे के सिक्कों के स्थान पर। तो सोने के सिक्के उसने हटाए बाजार से। जब उसने सोने के सिक्के हमारे यहाँ चला करते थे तो उन सोने सिक्कों को हटा लिया, चांदी सिक्कों को हटा लिया, और उसके स्थान पर उसने तांबे के सिक्के बड़ी मात्रा में चलाए। उसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। यद्यपि उसकी ये मुद्रा प्रणाली फेल हो गई। उसने जो नीति अपनाई थी, उसने राजधानी बदली, वो फेल हो गई। उसने सिक्के जारी किए तांबे के, वो फेल हो गए। तो सही उत्तर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ बच्चे इसका उत्तर इल्तुतमिश मारेंगे, जो वो गलत है, क्योंकि इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये अरबी पद्धति पर आधारित दो सिक्के चलाए। लेकिन सोने चांदी के सिक्कों के स्थान पर जो तांबे के सिक्के जारी किए वो मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किए, एमबीटी ने जारी किए। और एमबीटी बहुत महत्वपूर्ण शासक आप जानते होंगे यहाँ पर। और जो एमबीटी का जो शासन काल है वो 1325 से लेकर के 1351 तक। यहां पर ये एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसे आपके इतिहास का विद्वान मूर्ख शासक कहा जाता है। इसका शासनकाल है, उसको मोहम्मद तुगलक को जोना खां क्या कहते हैं? इसका नाम है जोना खां, भी नाम है इसका। और इसी की याद में बाद में
फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर का निर्माण करवाया? पुनः बोल रहा हूं, इसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर का निर्माण करवाया, जिसे पूर्व का सिराज भी कहते हैं। यहां से इस सीरीज का हमारा जो अगला प्रश्न है ये वाला, बाढ़ के दौरान जलोढ़ के निक्षेपण से बनने वाले बाढ़ के मैदानों को बेट कहते हैं, ये किस राज्य में, यानी वो पूछ रहा है बेट, बीटी बेट किस राज्य में? क्या ये यूपी में है, क्या ये उड़ीसा में है, क्या ये पंजाब में है, क्या ये गुजरात में? तो आपको जानना चाहिए ये और कोई नहीं बल्कि ये पंजाब में बेट के मैदान, यानी कि बाढ़ के निक्षेपण से जो हमारे यहाँ निकल जाता है, जो ढेर जमा हो जाता है बालू कणों को, इन्हें पंजाब में बेट कहते हैं। एक संरचना होती है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जलोढ़ीय मैदानों को पंजाब में बेट कहा जाता है, बीईटी, इसको रट लेंगे यहां से, ये पंजाब इसका सही उत्तर है। इस क्रम में हमारा अगला उत्तर है, ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले वर्षा भारत में किस शहर में करता है? यानी ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी, ग्रीष्म मतलब क्या होता है गर्मियों में, समर सीजन में आपके गर्मियों में कहां वर्षा करता है? क्या हैदराबाद में, बेंगलोर, चेन्नई या तिरुवनंतपुरम? सही उत्तर क्या है? ग्रीष्मकालीन वर्षा सबसे पहले कहां होती है? तिरुवनंतपुरम में। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वर्षा होती है तिरुवनंतपुरम में, यानी कि केरल में, यानी कि केरल में, यानी सबसे पहले मानसून केरल में पहुंचता है। और ये मानसून हमारे यहाँ कब पहुंचता है? 1 जून को, यहां से 1 जून को मानसून हमारा दक्षिण में पहुंच जाता है केरल में। और इस मानसून क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। ध्यान देंगे, दक्षिण रट कर जाएंगे, पश्चिम मानसून बोलते हैं। इस क्वेश्चन को आप यहां से रट लेंगे, इसको साउथ वेस्ट मानसून भी कहा, साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खास है, यहां से देख लेंगे इसको। इस क्रम में आप लोग देखेंगे यहां से जो हमारा अगला पार्ट है, यहां इसका अगला क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन चिल्का झील की, ये रहा चिल्का झील की प्रमुख प्रजाति है? इनमें से कौन सी चिल्का झील की प्रमुख प्रजाति कौन सी है? क्या वो विशाल का ये मिट्टी केकड़ा है, क्या ये घड़ियाल है, क्या ये कस्तूरी कछुआ है, या इरावदी डॉल्फिन है? यानी वो पूछ रहा है चिल्का झील में पाई जाने वाली कौन सी प्रमुख प्रजाति है? तो विशाल का मिट्टी केकड़ा है, तो आपको जानना चाहिए चिल्का झील में प्रमुख प्रजाति पाई जाती है आपके ये इरावदी डॉल्फिन, ये वाला। इसका सही उत्तर आपके यहां से इरावदी डॉल्फिन आपके सही उत्तर है। इरावदी डॉल्फिन आपके चिल्का झील में पाई जाती है। आपको जानना चाहिए चिल्का झील हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां स्थित है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपके कहां पर? उड़ीसा राज्य में स्थित है आपके। और चिल्का झील भारत की खारे पानी की, कौन से पानी की? ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपके यहां से, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसको आप यहां से याद कर लेंगे, खारे पानी की, ये गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपके। और एक बड़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बता देता हूं, एक एग्जाम शायद आप नहीं जानते होंगे, चिल्का झील में एक कछुए पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑलिव रिंडले। क्या बोलते हैं? ऑलिव रिंडले कछुए केवल चिल्का झील में ही पाए जाते हैं। और चिल्का झील उत्तरी सरकार तट जो उड़ीसा में स्थित है वहीं पर है। ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और बड़ी बात यह है, आपको नदी नहीं पता होगा कि इस झील का संबंध किस नदी से है, वो मैं आपको आज बता देता हूं। इस झील का सीधा संबंध है आपके दया नदी से। किससे है? दया नदी से। इसको भी आप लिख लेना, इस झील का सीधा संबंध किससे है? दया नदी से। आपके यहां से वो पूछेगा आपके कि दया नदी, यहां से पूछेगा आपसे ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आपसे यहां पूछे जाते हैं आपके। और आप देख लेंगे यहां से इसका सही उत्तर आपके एग्जाम क्या होगा? दया नदी का संबंध से बना हुआ है। और इरावदी डॉल्फिन, यहाँ कई और प्रजातियां पाई जाती, जैसे फ्लेमिंगो, जैसे हेरोन्स, ये रहा फ्लेमिंगो, ये वाला भी यहां से ये रहा। और हेरोन्स, आपके हेरोन्स, ये भी ऐसी प्रजातियां, ये भी यहां पाई जाती हैं आपके यहां से। फ्लेमिंगो आ जाए, हेरोन्स आ जाए, इरावदी डॉल्फिन आ जाए, ये सब चिल्का झील में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं। यहां पर बड़े पैमाने पर आपके झींगा मछली भी पाई जाती है। पुनः बोल रहा हूं, प्रॉन कल्चर के लिए चिल्का झील भारत में फेमस है। किसके लिए? प्रॉन कल्चर के लिए। इसको आप रट के जाएंगे, प्रॉन कल्चर के लिए। ये कल्चर के लिए यहां से कौन फेमस है? हमारे चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसको रट लेंगे यहां से। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न है आपके, भारत की संसद ने किस वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम लागू किया है? यानी पूछ रहा है भारत की संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
कि चुनावी अधिनियम को कब लागू किया है? क्या 1956 में लागू किया है, 1952 में, 1949 में, 1954 में? सही उत्तर इसका है 1952 में। यानी हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम है वो इसके अकॉर्डिंग होता है, 1952 के अकॉर्डिंग होता है। और आपको जानना चाहिए भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रणाली अपनाई जाती है, उसे बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, हम कहते हैं पीआरएस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इन दोनों का चुनाव भारत में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और चुनाव प्रणाली क्या है मैंने पीछे पढ़ाया है अपने पुराने वीडियो में, आपको आगे जब विस्तार से बढ़ाऊंगा तो वहां प्रश्न आपको दोबारा फिर मिलेगा। फिलहाल अब याद कर लेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव जो होता है वो किस अधिनियम के अंतर्गत, 1952 के अंतर्गत। और एक बात जान लेना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से जुड़ा विवाद है, चुनावों से जुड़ा यदि विवाद आ जाए तो इस विवाद का समाधान, यहां लिख रहा हूं, समाधान केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। केवल यहां लिख दिया है, केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जुड़ा हुआ कोई मामला है काई से चुनाव से, केवल चुनाव से, तो इसका समाधान केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसा हमारे स्पष्ट उल्लेख हुआ है। और इसके बारे में आपको चाहें तो ये कौन से आर्टिकल में, संविधान के अनुच्छेद 71 में, 71 में इसका उल्लेख है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ कोई विवाद है तो उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा, संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार। इस सीरीज में हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पूंजीपति प्राप्ति का एक उदाहरण है? पूंजीगत प्राप्ति, इनमें कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है? सरकारी निवेश पर अर्जित ब्याज, सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के शेयरों की बिक्री, या विदेशों से प्राप्त अनुदान। ऐसा प्रश्न हमारे एग्जाम में आएगा तो क्या उत्तर सही है? इसका उत्तर बिल्कुल आपके सी सही उत्तर है। सरकारी क्षेत्र की कंपनी के शेयरों की बिक्री से प्राप्त होता है वो पूंजीगत प्राप्ति कहलाता है। दो तरह की प्राप्ति होती है, पूंजीगत भी प्राप्ति होती है हमारे यहाँ, ये दो इसे बोलते हैं कैपिटलिस्टिक बोलते हैं हमारे यहाँ। जो पूंजीगत प्राप्ति होती है वो सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं, सरकारी क्षेत्रों से। सरकारी क्षेत्र कंपनी के, सरकारी क्षेत्र कंपनी क्या होगी? आईओसी होगी, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, तो उनके शेयर होते हैं, उनकी बिक्री जो प्राप्ति होती है तो हम बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। तो एक होता है राजस्व प्राप्ति और एक होता है पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, मेरा मतलब यहां पर पूंजीगत प्राप्ति से, इसको आप याद कर लेंगे यहां से। इस क्रम में अगला जो 10वां क्वेश्चन है सीरीज का, जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या रहा है? इनमें से क्या ए सही उत्तर है, या इसका बी सही उत्तर है, क्या इसका सी सही उत्तर है, या डी सही उत्तर है? ये ईयर आपको दिखाई दे रहे हैं, 1296 1316, 1290 1396, 1320 से 1324 और 1324 से 1351। आपको जानना चाहिए ये व्यक्ति कौन है? ये दिस इज द फाउंडर ऑफ खिलजी एम्पायर। ये खिलजी वंश का ये संस्थापक कौन है? ये खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका जो कार्यकाल है वो यहाँ ये 1290 से लेकर के और आपके 6 वर्ष रहा ये वाला, यानी सही उत्तर क्या है इसका? बी है। आपको जानना चाहिए जो खिलजी वंश का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है आपको, ये 1290 से यहां पर और 1320 तक, हम कह सकते हैं यहां पर कि खिलजी वंश के शासकों ने भारत पर 30 वर्ष तक शासन किया है। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां से दिल्ली सल्तनत में जितने शासकों ने शासन किया है, जितने राजवंशों ने, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इनमें सबसे लंबा जो शासन काल है वो तुगलक वंश के लोगों का रहा है, और सबसे छोटा जो कार्यकाल है उनका, वो अगर वंश के तौर पर करोगे तो खिलजी वंश का है, 30 साल है, बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे लंबा अगर शासनकाल आएगा तो तुगलक वंश बताएंगे, और छोटा शासनकाल आएगा तो खिलजी वंश बताएंगे। मैं लिख दिया यहाँ पर 30 वर्ष का। लेकिन जो फिरोज शाह तो जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसका जो आपका शासनकाल है वो केवल 6 वर्ष का है। तो हम बताएंगे 1290 से 1316 तक। इसे खिलजी क्रांति का नायक भी कहते हैं। आप एग्जाम क्वेश्चन आएगा खिलजी क्रांति के नायक इनमें से किसे कहा जाता है, तो आप बता देंगे आपके जलालुद्दीन खिलजी को। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? अरुणाचल से, आंध्रा से, केरल से, असम से? आपको जानना चाहिए सत्रिय नृत्य का सीधा संबंध कहां से? असम से। कहां से है? ये असम में होता है, और यहाँ के परम संत शंकरदेव महासंत हुए, आपके परम संत हुए असम के, और असम का ये सत्रिय नृत्य। और ये कैसा नृत्य है? ये शास्त्रीय नृत्य। कैसा नृत्य है?
ये शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल, इसको एंड में शामिल किया गया है। असम का ये। केरल में आपके कथकली, ये शास्त्रीय नृत्य है आपके, बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ से। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है, ये हमारे एग्जाम में आ चुका है आपके, यहाँ पर ये कुचिपुड़ी होता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं होता है। फिर मैं बोल रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश का कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, केरल का कथकली है और असम का सत्रिया, ये सत्रिया है, सत्रिया, थोड़ा सा इसको यहां से हल्का सा, सत्रिया है ये, पुनः देख लेंगे यहां से, ये सत्रिया है, क्षत्रिया, सत्रिय नृत्य, ये आपके ऊपर लिखा हुआ सत्रिया। और ये कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य। कैसा है? शास्त्रीय नृत्य है। तो तीनों लिख दिए मैंने आपको। अरुणाचल में कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों को हम याद करके जाएंगे, ऐसे प्रश्न ही हमारे एग्जाम में आ रहे हैं यहां से। अगला ये प्रश्न है हमारा सीरीज का, लोक संगीत उसकी उत्पत्ति के राज्य की इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? यहां से मैं कह रहा हूं पहले प्रश्न के नेचर को समझेंगे, फिर देखेंगे वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। क्या भटियाली तमिलनाडु में होता है? ये भावगीत कर्नाटक में होता है, भांगड़ा पंजाब में होता है, गरबा गुजरात में होता है। अब दिखाई दे रहा होगा जोड़ा गलत पूछ रहा है आपसे। मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले प्रश्न के नेचर को समझेंगे, आखिर एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है, क्या जानना चाहता है। तो आप जानते हैं भावगीत आपके कर्नाटक का ही नृत्य है, भांगड़ा आपके पंजाब में किया था, बताया मैं, बल्ले बल्ले करते हैं लोग। गरबा आपके गुजरात में, डांडिया भी गुजरात में होता है, लेकिन भटियाली तमिलनाडु में नहीं होता। तो सही उत्तर क्या है इसका? ए सही उत्तर है। तो आपको मन में विचार आ रहा होगा, अगर भटियाली तमिलनाडु का नहीं है तो कहां का नृत्य है? तो आप जान लेना भटियाली पश्चिम बंगाल का नृत्य। कहां का? ये आपके पश्चिम बंगाल का, यहां से ये आपका पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, ये आपके पश्चिम बंगाल का एक, यहां से ये आपका गीत है आपका, नृत्य आपके पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल का। और इसको नदी गीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको नदी गीत भी कहते हैं, नदी गीत भी कहते हैं इसको आपके। और इसको नाविक समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर गाया करते हैं भटियाली को। ये बंगाल का होने वाला एक महत्वपूर्ण आपका गीत भी है और नृत्य गीत बोलते हैं इसको। जबकि कर्नाटक का भावगीत है, पंजाब का भांगड़ा है, गुजरात का गरबा है, ये जुड़े हुए हैं। लेकिन भटियाली तमिलनाडु का नहीं है। तो कौन सा? पश्चिम बंगाल का है। इसको आप लोग यहां से याद कर लेंगे। ये इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है वो, सुदूर उत्तरी हिमालय निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता? क्या है? नहीं जाना जाता है। क्या शिवालिक है, क्या भीतरी हिमालय है, क्या महान हिमालय या हिमाद्री है? आपको जानना चाहिए सुदूर उत्तर यानी कि बिल्कुल उत्तरी भाग में कौन सा पार्ट है। तो आपको जानना चाहिए शिवालिक को, इस वाले को, शिवालिक को हमारे यहाँ उत्तरी हिमालय नहीं कहा जाता है। भीतरी हिमालय उत्तरी हिमालय का नाम है, महान हिमालय उत्तरी हिमालय का नाम है, हिमाद्री उत्तरी हिमालय का नाम है और ग्रेट हिमालय भी इसी का नाम है आपके सुदूर उत्तरी हिमालय का। तो यहां सही उत्तर क्या है? यहां उत्तर शिवालिक है। शिवालिक को बाहरी हिमालय भी कहते हैं, शिवालिक को बाहरी हिमालय भी कहते हैं। इसी को हमारे यहाँ आउटर हिमालय भी कहते हैं। आपके इस वाले पार्ट को आउटर हिमालय भी कहते हैं। ये हिमालय का अंतिम भाग है। आप जानते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊपर ग्रेट हिमालय पढ़ते हैं, फिर हम लोग मिडिल हिमालय पढ़ते हैं, फिर हम आपके लघु हिमालय पढ़ते हैं, फिर हम आपके शिवालिक हिमालय पढ़ते हैं। हिमालय के ऐसे भाग हैं, 4 भाग हैं। सबसे ऊपरी भाग को ग्रेट हिमालय कहा जाता है, फिर हमारे यहाँ मध्य हिमालय कहा जाता है हमारे यहाँ। तो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और हमारे यहाँ फिर आपके लघु हिमालय और फिर हमारे यहाँ पर शिवालिक हिमालय, ऐसे पार्ट पढ़ते हैं। हिमालय के 4 भाग हम उत्तर पढ़ा करते हैं। और आप जानते हैं ग्रेट हिमालय से ऊपर एक और हिमालय है, ट्रांस हिमालय भी है। सबसे ऊपर आपके हिमालय के 4 भाग पढ़ा करते हैं हम लोग आपके। एक भाग आपके ट्रांस हिमालय है, एक भाग आपके ग्रेट हिमालय है, एक आपके मिडिल हिमालय है और एक आपके आउटर हिमालय है। हिमालय के 4 भाग पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय। ध्यान रखना मिडिल हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं, इसको लघु हिमालय भी कहते हैं। इसको कई सारे नाम है। ग्रेट हिमालय को महान हिमालय कहते हैं, इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है। ऐसे कई सारे प्रश्न आएंगे। शिवालिक को बाहरी हिमालय या आउटर हिमालय भी कहा जाता है। ऐसे प्रश्नों का बनना हमारा तय है। अगला है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो कौन शक्ति है? यहां से किसके पास है शक्ति? प्रधानमंत्री पास है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय पास है, संसद के पास है या भारत के मुख्य न्यायाधीश? यानी राष्ट्रपति हटाया जाता है। महाभियोग माने प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट,
ये किसके पास पावर है? तो ये संसद के पास पावर है। किसके पास है? तो संसद के पास। आप जानते हैं संसद का मतलब होता है हमारा राज्यसभा और लोकसभा। इसका मतलब ये होता है संसद माने राज्यसभा लोकसभा होता है। और संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग का प्रोसीजर होता है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है। मेरे पुराने वीडियो को संविधान के पन्नों से आप देख लेंगे। मैंने कुछ आर्टिकल पढ़ाए हैं, संविधान का स्पेशल वीडियो पढ़ा है, उसे आप देख लेंगे। वहां विस्तार से इसके बारे में पढ़ाया है, उसको देखकर ही जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, उनको आपको देखना जरूर है। तो आप देख लेंगे संसद कोई अधिकार है और संसद राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा सकती है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में हुआ है। यहां से तो सही उत्तर क्या है इसका? सी सही उत्तर है। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? क्या प्रधानमंत्री है, क्या अध्यक्ष है, क्या संसद है या मंत्रिमंडल है? आपको जानना चाहिए संघ माने यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है किसमें है? वो शक्ति आपके अध्यक्ष में होती है। किसमें होती है? वो अध्यक्ष में होती है। अध्यक्ष मान होता है राष्ट्रपति। अध्यक्ष मान होता है राष्ट्रपति। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट के बारे में उल्लेख है यहाँ पे। संविधान के अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? आपके राष्ट्रपति में। इसको आप यहां से रट लेंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी और सारे कामकाज राष्ट्रपति के नाम से होंगे और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। ये अधीनस्थ ही हमारे संविधान में मंत्री परिषद कहलाते हैं, जिसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहां से यानी इसका उत्तर सही क्या है आपके? इसका सही उत्तर आपके बी है। इस सीरीज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है, भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, उन्हें बाद में लाया गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी के बाद में लाया गया है। कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा इन्हें जोड़ा गया है? क्या 44 है, 43 है, 41 है या 42 है? तो सही उत्तर है इसका मूल। सही बात है, मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख नहीं हुआ है। तो कहां हुआ है? इनका उल्लेख हुआ 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसका उल्लेख हुआ है वर्ष 1976 में। इन्हें हमारे यहां जोड़ा गया है। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय देश की पीएम हुआ करती थी। इनके कार्यकाल में इन्हें जोड़ा गया है और इनकी संख्या उस समय कितनी होती थी? 10 होती थी। 10 मूल कर्तव्य थे हमारे यहाँ, यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को उल्लेख नहीं हुआ है। लेकिन अगर को कहे वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में इन मूल कर्तव्यों की संख्या फंडामेंटल ड्यूटीज ये रहा कितनी है? तो 11 है। तो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 2002 में जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है? 2002 में। यानी कि जो शिक्षा वाला मामला है, छोटे बच्चों को यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो अभिभावक द्वारा की जाएगी, गार्जियन द्वारा की जाएगी। उनका कर्तव्य है कि उन बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करें। ये प्रावधान आपके किया गया है 11वें मूल कर्तव्य में। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि इस समय मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो आप 11 बताएंगे। और हमारे यहाँ मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? वर्ष 1976 में। और किस संशोधन द्वारा? 42 द्वारा। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? तो अब सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इन कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये जमा मोटे तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। मांग जमा क्या है इनमें से? क्या पसंद है, क्या आपूर्ति है, निजी है या म्यादी है? आपको जानना चाहिए जमा जो होती है मोटे तौर पर 2 प्रकार की होती है। एक मांग जमा होती है और एक म्यादी जमा होती है। कौन सी होती है? एक म्यादी जमा होती है, एक मांग जमा होती है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। पीछे मैंने इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको। तो मांग जमा और म्यादी जमा इनमें विस्तार से क्या पहलू होते हैं उन पर मैं आगे चर्चा आपसे करता रहूंगा अगले वीडियोज में। आपके आज कई दिन बाद मैं आपसे चर्चा करा रहा हूं क्योंकि कई दिनों से यूपी पुलिस की मांग को लेकर के, पेपर को रद्दीकरण की मांग को लेकर के एक आंदोलन चल रहा था। हम भी उस मुहिम में शामिल रहे, हमारी पूरी करियर प्लस परिवार की टीम शामिल रही। इसका पुरजोर बच्चों का समर्थन हमने किया कि पेपर री एग्जाम होना चाहिए और हमारी मेहनत रंग लेकर आई और अंत में वो पेपर रद्द हुआ है। पेपर पुनः दोबारा होगा 6 महीने के भीतर। लगातार जुड़े रहिए। ये चैनल आपको महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया करा रहा है। मैंने पहले बताया है मैथ वाले हमारे हैरिस सर, दीपक सर हमारे रीजनिंग वाले, वो आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लेकर आने वाले। जीएस जी के साथ मैं भी साथ में रहूंगा आपके। हमारे ये प्रश्न आपको लगातार मिलने वाले हैं, इनसे बाहर कोई प्रश्न हमारा नहीं आएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब करिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचाएं ताकि उनकी जो सपने हैं वो पूरे हो सके। इस सीरीज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है,
उत्पादन और लागत में इनमें से कौन सा उत्पाद एक प्रकार का नहीं है? कौन सा एक प्रकार का उत्पाद नहीं है इनमें से? क्या वो अधिकतम उत्पाद है, या औसत उत्पाद है, कुल उत्पाद है, या सीमांत उत्पाद है? वो कह रहा है उत्पादन लागत में इनमें से कौन सा उत्पाद एक प्रकार का उत्पाद नहीं है? कौन सा नहीं है? तो क्या उत्तर सही बताएंगे आपके? इनमें से जो अधिकतम उत्पाद है, ये वाला अधिकतम उत्पाद आपके इनमें से एक प्रकार का उत्पाद नहीं है। ये कह रहा है अधिकतम जो उत्पाद है एक प्रकार का उत्पाद नहीं है। ये भी आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इस पर मैं आपसे अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। शैवाल के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से शैवाल सपोषी होते हैं, शैवाल सरल क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं। वो कह रहा है कौन सा गलत बताना है? शैवाल केवल ताजे जल में उगते हैं, या शैवाल थैलसाम होते हैं आपके? तो आप बताएंगे शैवाल केवल ताजे जल में उगते हैं। ये ऐसा गलत है, क्योंकि शैवाल आपके जो खारी पानी होता है वहां पर भी ये पाए जाते हैं, ताजे जल में तो होते ही होते हैं। ये शैवाल को एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल को एल्गी कहते हैं। ये ताजे जल के साथ साथ खारे जल में भी पाए जाते हैं, इसलिए शैवाल केवल ताजे जल में ही नहीं उगते हैं। इसलिए इसका गलत उत्तर कौन सा? सी गलत है। इसको आप यहां से देख कर जाएंगे। इस सीरीज का जो मैं आपसे टेस्ट ले रहा हूं वापस चल रहा है, जो मॉक टेस्ट, इसका अंतिम क्वेश्चन ये है, स्पंज ये वाला संगठन के स्तर का प्रदर्शन करते हैं। किसका प्रदर्शन करते हैं? आपके ये वाला कोशिकीय, ऊतक, अंग, या आपके अंग प्रणाली। तो सही उत्तर क्या है? कोशिकीय। क्या उत्तर का सही उत्तर? कोशिकीय, यानी कि जो सेलुलर होते हैं, सेल वाले, ये स्वयं संगठन के स्तर का प्रदर्शन करते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? कोशिकीय इसका सही उत्तर है आपके। आप जानते हैं हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई सेल होती है, सेल को हम कोशिका कहते हैं। सेल से निर्माण ऊतक का होता है, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। ऊतक से निर्माण अंगों का होता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेन। और अंगों से निर्माण होता है शरीर का, जिसे हम बोलते हैं बॉडी। ऐसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इस पर मैं चर्चा आपसे आगे करूंगा साइंस वाले पार्ट पर। इनको आप यहां से रट कर जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको यहां से रट लेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये मैंने सीरीज पुनः आपके लिए चालू करा दी है, ये पेपर तक ये लगातार चलती रहेगी। अब मैं एग्जाम वाली क्लास में आपके लिए मंडे से एक बहुत महत्वपूर्ण पहल, मंडे से आज से ही एक नई पहल आपके लिए और लेकर आ रहा हूं आपके। इन पर लगातार जुड़े रहिए। ये सीरीज आपके लिए भेजी जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगले मॉक टेस्ट के साथ आपसे फिर मिलूंगा नए अपडेट के साथ। और जो बच्चे पुलिस के पेपर के लिए तैयारी कर रहे थे उनको पुनः बधाई, क्योंकि उनके लिए 6 महीने के भीतर उन्हें दोबारा मौका मिल रहा है आपके। इसलिए दोबारा से मेहनत करना चालू कर दीजिए। और जीडी का सपना है वो तो आपका लगातार अभी साकार होने वाला है। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।